Good morning, everyone. Yes, so this is the part 3 for the chapter Fundamental Units of Life, and we are going to start with the part 3. Basically, in the previous chapters, we have discussed about the discovery of the cell and its cell organelles, the types of cells, unicellular organisms and multicellular organisms, and then there are different constituents that makes up a cell, which is called cell organelles. So in this chapter today we are going to discuss in detail what does the cell organelle does. Alright, so basically मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे हम लोग ने पिछले चैप्टर्स में हम लोग ने पढ़ा है कि सेल्स कैसे डिस्कवर हुआ था, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेल ऑर्गेनेली से, और डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली हम लोग आज के टॉपिक में करेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. राइट, सो बेसिकली ये एक सवाल है जो हमसे पूछा गया है ड्यू इन द नरेशन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट व्हिच सेज सेल किस चीज़ से बने हैं और सबके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है ऑफ ए सेल, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड रीड एंड यू विल हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड अलोंग. मतलब मैं जाके आगे बढ़ता हूँ और मैं सब पढ़ने वाला हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स उठाएंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे. ऑलराइट गाइज, so let us just go ahead. So we saw about that the cell has a special components called as cell organelles. Alright, can you see that? How is a cell organized? If we study a cell under a microscope, we would come across 3 features in almost every cell. Alright, 3 features in almost every cell. What are those 3 features? Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. ओके, ऑलराइट. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको बोल रहा है कि अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में अगर हम लोग स्टडी करेंगे एक सेल को, तो आपको 3 फीचर्स तो ऑलमोस्ट दिखेंगे. कोई भी सेल ले लीजिए, दोज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ऑलराइट, ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. लेट अस सी हाउ. सो बेसिकली ऑल द एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, और ये जितना भी इंटरैक्शन होता है, मतलब एक दूसरे से मदद लेना या एक दूसरे की मदद करना, जो भी एक इंटरैक्शन करते हैं ऑफ द सेल अपने एनवायरनमेंट से, वो सारी पॉसिबल है ड्यू टू दीज फीचर्स. तो हम लोग देखते हैं वो फीचर्स क्या है. लेट अस टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ऑलराइट, पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज आवर टॉपिक. Plasma membrane or a cell membrane. Right? This is the outermost covering of the cell. So when you're talking about plasma membrane, सबसे पहली चीज आप नोटिस करेंगे, this is the outermost covering, right, of the सेल. आउटरमोस्ट कवरिंग इज द आउटर पार्ट, एक बाउंड्री, जैसे हमारी स्कूल की बाउंड्री है. ऑलराइट, वैसे ही दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल. दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑलराइट, इफ यू जस्ट गो अहेड, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स. ऑलराइट, तो अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे कंसिडर करेंगे तो कुछ लोगों को अलाउ करता है, कुछ लोगों को डिसअलाउ करता है. ऑलराइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिवेंट. मतलब काफ़ी चीज़ों को वो प्रिवेंट करता है, मतलब अंदर बाहर जाने के लिए, दैट इज गोइंग आउटसाइड, एंड अंदर आने के लिए, दैट इज कमिंग इनसाइड. ऑलराइट, it also prevents the movement of some other materials जो हम लोग ने अभी पढ़ा. The cell membrane therefore is called as a selectively permeable membrane. Alright, very important.
when we're talking about plasma membrane, so there are few points that you need to understand. The first point is outermost covering of the cell, मतलब plasma membrane outermost covering of the cell है. दूसरा पॉइंट है कि वो काफ़ी चीज़ों को अलाउ करता है बाहर जाना, और वैसे ही काफ़ी चीज़ों को अलाउ करता है अंदर की तरफ आना. ऑलराइट, सो इसको क्या बोल देते हैं? सेलेक्टिव होता है वो, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी, राइट. सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब वो सिलेक्शन करता है कि इसको बाहर जाना है या अंदर आना है, या कोई चीज़ जो अंदर आना चाहती है उसको प्रिवेंट भी करता है. सो दैट इज द रीजन इट इज बीन कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑलराइट, so how does the movement of the substance takes place into the cell? How do substance move out of the cell? So नरेशन हमें पूछ रहा है कि ये सारे substance move in और move out कैसे करते हैं. alright, अगर आप सोचेंगे तो the process of moving of any substance from outside या inside, पहले तो हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोग को movement की ज़रूरत क्यों है. alright, we need the movement is because हम लोगों को काफ़ी चीज़ें हैं जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो अंदर लेनी हैं सो दैट द सेल कैन फंक्शन, एंड काफ़ी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्स है वो हमें बाहर भेजने हैं बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज़. ओके, तो जब हम लोग अंदर या बाहर कोई चीज़ें करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए या फिर एक्सक्रीशन के लिए, वो हम लोग करेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, एंड उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन. Alright, diffusion is the process. So अगर आप diffusion के बारे में I believe आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, but diffusion को मैं आपको अच्छे से explain करूँगा when I'm talking about this plasma membrane topic. Okay, so let us see कि हम लोग क्या move in करेंगे, क्या move out करेंगे. It says some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. ओके, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कुछ सब्सटेंस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो कि अक्रॉस मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. वो लोग डिफ्यूजन, अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन, उसके थ्रू वो लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट मूव करते हैं. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स, सो आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों को आता है, नहीं भी आता नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल बी टीचिंग दैट. We saw that there is a spontaneous movement of the substance from a region of high concentration to a region where it is low concentration is low. Alright, so basically diffusion वो लोग define कर रहे हैं कि there is a law which says that the things is going to flow from a high concentration to a low concentration. Okay, and that process is called as diffusion. जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं एक उदाहरण देके समझाता हूँ. अगर आप एक ड्रम लेंगे, ऑलराइट, आपने एक ड्रम लिया जिसमें पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ पे आपने एक छोटी सी बाल्टी ली. ऑलराइट, दिस इज द बकेट. ओके, आई होप अगर आप एक पाइप डालेंगे, ओके, पाइप डालेंगे यहाँ से और यहाँ से, आप थोड़ा सा भी पानी खींचेंगे या थोड़ा सा भी पुश करेंगे, यू विल सी दैट दिस इज द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन. Alright, this is the region of low concentration. Low concentration. Alright, तो आप देखेंगे इसमें पानी ज़्यादा है. Alright, it will come and it will flow out. और वो क्या करेगा, उस पाइप के ज़रिए वो पानी आएगा और ये बाल्टी में भर देगा. Alright, so whenever you're talking about diffusion, आपको ये याद रहेगा that इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब अपने आप जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है, मतलब ये होएगी ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट इज कॉन्सेंट्रेशन इज लो. जैसे आप इस उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. ऑलराइट, सो समथिंग सिमिलर, आप अगर आप ऐसे थोड़ा समझेंगे उस उदाहरण को और सोचेंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वैसे समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन द सेल. राइट, इससे सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो सेल में भी यही चीज़ होती है, वेयर फॉर एग्जाम्पल
where for example some substance like CO2, okay, which is cellular waste, जैसे मैंने आपको बताया था जो भी अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ओके, वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, मतलब वो सेल बाहर फेंकना चाहता है, तो उसमें से कुछ सब्सटेंस हैं जिसको हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली द वेस्ट मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द सेल, जिसे वो बाहर फेंकना चाहता है. अब हम लोग उस उदाहरण के जरिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन द सेल्स व्हेन for example some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out of the cell, accumulates in high concentration inside the cell. So what happens is, if you're talking about cell, let me just make this one for you. Okay, cell उनके खुद के प्रोसेस चल रहे हैं, and the concentration of CO2, okay, यहाँ पे CO2 लिख देता हूँ मैं, concentration of CO2 is increased, मतलब वो वेस्ट इधर बढ़ता जाएगा. Then what happens, अगर आप यहाँ पे बाहर देखेंगे उसके एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे concentration of CO2 लो है. तो according to this example, it is a spontaneous movement from a high concentration to low concentration. So similarly the CO2 would be coming out of the cell, तो वो high concentration से low concentration पे आ जाएगा. Alright, can you guys understand it? आप लोग, I am just hoping that you guys are understanding it. So I'm just moving ahead. आपकी कोई भी queries रहती है, you can definitely text me up in the WhatsApp group of official WhatsApp group of the school. आपकी कोई भी queries हैं वो solve कर दी जाएंगी. Okay? So in the cell external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. राइट, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ द CO2 कॉन्सेंट्रेशन जो कि सेल में प्रेजेंट होती है. ओके, एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप जैसे ही देखेंगे उन दोनों में डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, CO2 इनसाइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल. सो बेसिकली जैसी वो कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम और अंदर ज़्यादा होती है, तो अपने आप एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, और इसमें यही बताया गया है कि CO2 बाहर आ जाता है. ओके, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, आई होप यू गॉट दिस मच. ऑलराइट, तो सिमिलरली जैसे CO2 एक वेस्ट है जो सेल से बाहर जाता है, सिमिलरली O2 भी हम लोग को चाहिए. ओके, O2 हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है टू जनरेट एनर्जी. राइट, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द एंटायर पर्सन, एंटायर ह्यूमन बॉडी. ओके, सो वैसे ही सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अब आप सोचेंगे कि O2 एंटर कैसे करेगा? सिंपल है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से. प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन है द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप अब सोचेंगे, अगर आप वापस से वो सेल का वो एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे, तो अब एनवायरनमेंट में O2 का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर और O2 का कॉन्सेंट्रेशन इज लेस अगर आप देखेंगे सेल के अंदर. सो अगेन द मूवमेंट इज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो O2 विल बी कमिंग इनसाइड द सेल, या हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CO2 इज गोइंग आउट, वैसे O2 इज गोइंग टू कम इन. लेट अस जस्ट रीड एंड सी कि टेक्स्ट बुक क्या बोलती है. सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion when the level or the concentration of the O2 inside the cell decreases. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Okay, तो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ द सेल एंड एक्सचेंज ऑफ द सेल्स बिटवीन द सेल्स एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उनके बाहर के एनवायरनमेंट से. ऑलराइट, अगर आपको किसी ने भी घुमा के इस पे क्वेश्चन पूछा, could you please explain the movement of
O2 and CO2 in cells. Alright, so basically you guys need to explain the process of diffusion. आप diffusion explain करेंगे. Alright, डिफ्यूजन एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें बताएंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और सेल में उसका रोल क्या होता है और क्या इनसाइड द एनवायरनमेंट आउटसाइड द एनवायरनमेंट. सो आई एम जस्ट गेसिंग आप सब लोगों को ये समझ में आया. मूविंग अहेड, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ओके, जैसे सिमिलरली द गैसेस इज ओबेइंग द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, आप CO2 और O2 में देख सकते हैं, वैसे ही water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane, okay, is called osmosis. All right. So when we're talking about gaseous exchange, it is diffusion. But when we are talking about water movement from a higher concentration to a lower concentration, it is called as osmosis. So do not get confused. Okay, diffusion process and osmosis process are almost same, but diffusion हमेशा gases में होता है. Alright, osmosis हमेशा liquid form में होता है. Alright, जब आप RO की बात करेंगे, आपने सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस RO को बोलते हैं, उसमें उल्टा होता है. अगर हम लोग ऑस्मोसिस को रिवर्स करेंगे तो थिंग्स मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. बट ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए था. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट टेक्नोलॉजी इन सम अदर चैप्टर्स दैट इज गोइंग टू कम अहेड. बट राइट नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑस्मोसिस. हम लोग सिर्फ ऑस्मोसिस के बारे में बात करते हैं. जैसे आपको डिफ्यूजन आपने पढ़ा, वैसे हम लोग ऑस्मोसिस पे थोड़ा ध्यान देते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर. ऑलराइट, thus osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. आप एकदम ध्यान से देख सकते हैं उन्होंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ किया है यहाँ पे. ऑलराइट, बेसिकली वो यही बोल रहे हैं वाटर जो होता है उसमें भी वो सेम लॉ फॉलो होता है. उस लॉ को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, जैसे गैसेस में उस लॉ को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. जब हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वाटर जहाँ वहाँ से फ्लो होगा जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है टू द लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुछ चीज़ें अलाउ करता है, कुछ चीज़ें डिसअलाउ करता है. ऑलराइट, तो वो पूरा परमिएबल होगा तो वो सारी चीज़ें अलाउ करेगा. ऑलराइट, अगर वो नॉन परमिएबल होगा तो कुछ भी अलाउ नहीं करेगा, ना अंदर से बाहर जाने देगा ना बाहर से अंदर आने देगा. बट इट इज सेमी परमिएबल विच मीन्स वो कुछ चीज़ें अंदर अलाउ करता है और कुछ चीज़ें रोकता भी है. ऑलराइट, दैट इज द रीजन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, सो मूविंग ahead, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? Okay, जिन लोगों को ये एकदम अचानक से, sorry, I'll just read again. What will happen if we put an animal cell or a plant cell in a solution of sugar or salt in water? मतलब क्या होगा अगर हम लोग एक एनिमल सेल, राइट, अगर हम लोग एक एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे. ऑलराइट, अगर हम लोग ऐड करेंगे. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. अगर आपसे कोई पूछता है कि what are the three things या what are the things that is going to happen to a plant cell or an animal cells when you add them in a sugar या salt. alright, so आप लोगों को ये तीनों आंसर्स लिखने पड़ेंगे. the first answer is आप देखेंगे one of the following three things, जैसे आप देख रहे थे one of the following
3 things could happen. Okay, we'll be learning that. All right, so one of the 3 things is going to happen. Let us just try and learn what are the 3 things that could happen. Okay, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. All right, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ. हम लोगों ने शुगर और सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन लिया था. ऑलराइट, अब हम उसमें प्लांट्स और एनिमल सेल्स डाल के देख रहे हैं और उससे पता कर रहे हैं कि क्या 3 चीज़ हैं जो कि हो सकती है. और पहले केस में आया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. ऑलराइट, और जो सॉल्ट जो हम लोग ने ऐड किया है, जो कि वो शुगर है या वो सॉल्ट है जो हम लोग ने ऐड किया, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है. सो उससे क्या होगा, जब हमारा सेल हमारा सेल है, ओके, इसमें बाहर अगर आप देखेंगे, बाहर की सराउंडिंग, इसको एनवायरनमेंट का नाम देते हैं, एनवायरनमेंट. ऑलराइट, जब इधर वाटर ज़्यादा है, ओके, वाटर ज़्यादा है एंड विच इज़ मोर, and water concentration inside the cell is less. Alright, is less. So what happens? Then the process of osmosis will follow. मतलब higher concentration से lower concentration पे आ जाएगा. जब ये higher concentration से lower concentration पे आ जाएगा तो क्या होगा, पानी सारा मूव होगा बाहर की environment से अंदर, और अंदर क्या हो जाएगा, सेल स्वेल अप हो जाएगा. आप देख सकते हैं सेल का साइज भी बढ़ गया है. इट हैज स्वॉलन अप, मतलब वो सूज जाएगा. आपने देखा होगा काफ़ी, आप चने वने भिगोते हैं, आप सुबह आप भिगोते हैं तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होता है, बाहर पानी ज़्यादा रहता है, चनों के अंदर पानी कम रहता है, तो वो पानी से चनों के अंदर भर जाता है और आप सुबह सुबह देखते हैं तो आपको चने फूले हुए मिलते हैं. राइट, आप लोग ने ये सब नोटिस किया होगा. राइट, सो द सेम थिंग हैपन्स हियर. दिस इज़ ओनली बिकॉज जो हम लोग ने सॉल्यूशन जो लिया था जो सेल के बाहर है वो है हाइपोटोनिक solution. Hypotonic solutions are those solutions where the water concentration is high but the salt concentration is low. मतलब चीनी या शुगर हम लोग ने अगर उस पानी में मिला के घोला है तो चीनी हम लोगों ने कम ली है और पानी उसमें ज़्यादा है. ऑलराइट, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. व्हेन वी गो हेड, और हम लोग, ये हो गया पहला